हम करने जा रहे हैं CS502 के इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर के हवाले से जो जो क्वेश्चंस आएंगे, MCQs आएंगे, वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आप लोग जो है साथ साथ हाईलाइट करते जाओ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रीडी एल्गोरिदम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बेस्ट सोल्यूशन हमें देता है ऑप्टिमल फेज, इसके पता होना चाहिए। उसके बाद ग्रीडी हॉर्स्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। काउंटिंग मनी में जो USA डॉलर्स हैं, इनको बिल बोला जाता है, और 10 सेनेट को, 1 सेनेट को और 25 सेनेट को क्या बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने करना है इसमें कि ग्रीडी अप्रोच गिव अस ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन देते हैं अगर क्वींस जो होते हैं उनकी पावर फिक्स डोमिनेशन हो तो फिर उसके बाद हमने करना है कम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वींस चेंज एल्गोरिदम। आपको पता होना चाहिए कि ग्रीडी एल्गोरिदम नॉन ऑप्टिमल टेक्स ऑर्डर के टाइम लेता है, और डायनामिक जो है वो नॉन ऑप्टिमल में ऑर्डर के एन टाइम लेता है। इन दोनों का पता होना चाहिए। ग्रीडी एल्गोरिदम हाफ मैन इनकोडिंग, हाफ मैन इनकोडिंग भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो इसमें आस्की कोड को इस्तेमाल करते हैं, ये 8 बिट कोड होता है, फिक्स कोड होता है, चेंज नहीं होता है। इसके बाद 8n एक फार्मूला है जिसमें n जितनी बिट हमें हमें दी जाए अल्फ़ाबेट, यानी कि ये स्ट्रिंग दिए गए हैं, तो इन सब को काउंट कर लें तो n की जगह हम वो पुट करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 बिट आएंगी। ये मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें इतनी ही दी जाएँ, इससे कम दी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा दी जा सकती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सब तमाम को काउंट करें, n में उसको पुट करें और 8 के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारी बिट होंगी टोटल। उसके बाद हमने हाफ मैन कोडिंग में जो ट्रीज़ आते हैं वो हमने देखने हैं। फिर मिन हीप जो है मेंटेन करती है फ्रिक्वेंसीज को, ये पता होना चाहिए आपको। ये ट्री दिया गया है हाफ मैन कोड में, अगर आपको ऐसे ट्री दे दिए जाएं या इससे थोड़े से चेंज होंगे तो उनके लेफ़्ट साइड पे अगर ये 0 1 ना लिखे हों तो आपने ये लिख लेने हैं। लेफ़्ट साइड पे 0 आएगा चाइल्ड के, और राइट साइड जितने भी चाइल्ड होंगे पेरेंट नोड के वो 1 होंगे। हमने क्या करना है, तमाम को देखना है। ये वाला पेरेंट नोड लेंगे, इसके लेफ्ट में 0, राइट में 1, फिर ये पेरेंट नोड, इसके लेफ्ट में 0 1। इस तरह हमें ये अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे नीचे, और पूछा जाएगा कि बी की जो है वो हमें कोड वर्ड बताएं या डी का बताएं। तो हमने क्या करना है, ऊपर से स्टार्ट होना है, पहले पेरेंट से स्टार्ट होना है, और वहाँ तक आने के लिए रास्ते में जितने भी हमें 0 1 मिलेंगे वो हमने काउंट करते जाना है। देखें, जैसे कि हमें कहा जाए डी पे आए, हमने यहाँ से चलना है, यहाँ पे आना है, हमें एक 1 मिला, फिर यहाँ पे जाना है, फिर एक और 1 मिला, फिर यहाँ से डी पे आना है तो एक और 1 मिला, ये 3 3 1 हो गए हैं। तो इस तरह हमें जितने भी वो दे दिए जाए और पूछा जाए बी सी या ए की फ्रिक्वेंसी बताएं, तो हमने क्या करना है, एक एक की फ्रिक्वेंसी निकालनी है। कि मुझे सी तक आने के लिए पहले यहाँ तक आना पड़ा तो 1 मिला, और यहाँ से मुझे सी तक आना पड़ा तो 0 मिला। तो इस तरह मैंने जो है फ्रिक्वेंसी नीचे लिख ली। बहुत से क्वेश्चंस इसके रिलेटेड आते हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से करनी है। उसके बाद ये चीज़ आप हाईलाइट कर लो, MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाफ मैन ग्रीडी एल्गोरिदम में हमें जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है, ये भी पता हो। और फुल बाइनरी ट्री होता है हाफ मैन, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हमें एक ट्री दे दिया जाए हाफ मैन कोडिंग में ऐसा, और कहा जाए कि स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी वालों को नीचे लेके जाएं, सिबलिंग्स बनाएं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो लेफ़्ट में होंगे मुझे वो स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी वाला लेफ़्ट वाले साइड से चेंज करना पड़ेगा। अगर एक राइट साइड पे है स्मॉलेस्ट फ्रिक्वेंसी वाला तो मुझे उसको राइट साइड वाले चाइल्ड से चेंज करना है। तो इस तरह जो एक नया ट्री बनेगा, टी प्राइम, वो हमारा जो होगा वो कम फ्रिक्वेंसी लेगा, उसके बाद जो है स्पेस भी कम लेगा, और उससे जो है जल्दी काम भी करेगा उस पर। इसलिए हम ये चेंज करते हैं ताकि जो है जगह भी कम ले और जल्दी से हमारा काम भी हो जाए। तो ये ट्री प्राइम बना दिया उन्होंने। उसके बाद हमने क्या करना है, हाफ मैन एल्गोरिदम प्रोड्यूस ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ट्री, ये पता होना चाहिए।
ये आप लोग हाईलाइट कर लें कि F1 जो होती है वो हमारी फिनिश टाइम होता है, SI जो होता है ये हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, S-F जो करते हैं हम, उससे हम क्या करते हैं कि एक्टिविटी सिलेक्शन करते हैं। आगे दिया है ये देखें F-S, तो हमने क्या किया, इसको रीशेड्यूल कर लिया इस तरह तमाम लेक्चर्स को। उसके बाद टाइमिंग एनालिसिस जो होता है वो हम इसका एक्टिविटी सिलेक्शन का आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर n log n होता है। ये आप लगा लें कि इसको हम बोलते हैं, ये फार्मूला आ सकता है ये कि वैल्यू पर यूनिट वेट बताएं, या ऐसा पूछ सकता है कि वैल्यू पर यूनिट वेट फार्मूला कौन सा है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। चैप्टर 8 आ गया। चैप्टर 8 में हमने क्या करना है, ग्राफ हमें दिए गए हैं, तो ये ग्राफ में आपको पता होना चाहिए ई को हम बोलते हैं एजिज और वी को बोलते हैं वर्टिसेस। और आपको ये जो है पूरी लाइन भी पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज के हवाले से ये पूरा पूछ सकते हैं कि बताएं कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस वी और नोड एंड ई अ बाइनरी रिलेशन ऑन वी कॉल्ड एजिज। ये आपको पता होना चाहिए कि वी के साथ ई का जो रिलेशन होता है वो कॉल्ड एजिज कहलाता है। उसके बाद हमने करना है इसमें इन डिग्री आउट डिग्री आपको करवाई थी, ये भी पता होनी चाहिए। जब जहाँ हम मौजूद होते हैं वो इन डिग्री होती है, जैसे हम उस जगह से निकल जाते हैं वो आउट डिग्री हो जाती है। ई कार्डिनैलिटी पूछ सकते हैं ऐसी कि ई की कार्डिनैलिटी बताएं, तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ डिग्री वी इज इक्वल टू 2E के, तो ये पता हो, इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से ये भी। उसके बाद साइक्लिक ग्राफ पता होना चाहिए, यानी कि एक नोड पे हमें एक ही दफ़ा विज़िट करें वो हमारा साइक्लिक ग्राफ होता है, अगर हम बार बार एक ही नोड को विज़िट करें तो वो हमारा साइकिल बन जाता है। डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ का याद रखना है कि एक नोड को हम एक ही टाइम विज़िट करेंगे, 2-3 दफ़ा विज़िट नहीं कर सकते, वो हमारा साइक्लिक ग्राफ नहीं होगा, वो साइकिल होगा। उसके बाद जो है एडजेंसिटी मैट्रिक्स जो है वो थीटा एन स्केयर स्टोरी लेता है, और लिस्ट जो है वो थीटा एन प्लस ई टाइम लेती है। लिस्ट कम स्पेस लेती है एडजेंसिटी मैट्रिक्स से। उसके बाद ब्रेथ फेस्ट ट्री के बारे में आप कर लीजिएगा, यह आ सकता है, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। एमसीक्यूज के हवाले से तो मुझे नहीं लगा, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चंस आ सकता है, हमें क्वेश्चन दिया हो कहा जाए कि तमाम नोड को विज़िट किस तरह करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक को सोर्स बनाएंगे, उसके साथ जितने भी अटैच होते जाएंगे उनको कलर करते जाएंगे डायरेक्ट अटैच को, फिर हम उधर से दूसरों पे जाएंगे, उनसे जो डायरेक्ट अटैच होंगे उनको हम कलर करेंगे। तो इस तरह जो है हम पूरा ट्री जो है वो विज़िट कर सकते हैं। DFS जो है वो भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, ये चीज़ आप। उसके बाद है जो ये टाइम लेता है वो थीटा वी ऑर्डर वी प्लस ई टाइम लेता है, ये पता होना चाहिए। एमसीक्यूज के हवाले से ये आ सकता है कि ये कितना टाइम लेते हैं। DFS वर्ड्स करते हैं जब हम, तो अगर हम BFS में देखें तो ये जो होता है टोटल ओवरऑल टाइम जो होता है वो ऑर्डर ई लेते हैं। उसके बाद है टाइम स्टैम्प में ये 2 नंबर जो हैं विद वर्टिक्स एसोसिएट करता है, ये पता होना चाहिए, टाइम स्टैम्प में आता है। उसके बाद है बैक एजेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली आ रहा है पेपर में, और एमसीक्यूज़ के हवाले से मोस्टली पूछा जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रॉस एजेस, और इनके जो है पैरेंथेसिस लेमा के बारे में, इनको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने इसके एक और फॉरवर्ड और बैकवर्ड एजेस हैं जो हमने करने हैं इसमें लेमा में, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड और क्रॉस एज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, बैक एज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है अनडायरेक्टेड ग्राफ, नो डिसजॉइंट बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैक एजेस, ये आपको पता होना चाहिए, कॉल्ड बैक एजेस बाय कन्वेंशन, ये आता है। उसके बाद DFS साइकिल के बारे में ये जो है अंडरलाइन कर लें। उसके बाद लेमा में फॉरेस्ट, ये जो है एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है। DFS फॉरेस्ट जी एंड डॉट जी कॉल्ड फॉरेस्ट हैज़ बैक एजिस। उसके बाद है बीवेयर में नो बैक एजिस मीन्स नो साइकिल, ये पता हो।
टोपोलॉजी सॉर्ट में आपको जो है ये पता होना चाहिए कि डैग जो है वो लीनियर टाइम लेता है, लीनियर ऑर्डरिंग लेता है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। उसके बाद है रनिंग टाइम, जो होता है डैग का रनिंग टाइम जो होता है डीएफएस का, वो डैग में वो होता है थीटा वी प्लस ई टाइम। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट में आपको ये चीज़ें तमाम करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार एमसीक्यूज़ में ये आ रही हैं, तो आपको पता हो ये भी। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन, ये पता होना चाहिए कि वर्टिसेस इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, ये आ जाता है कि बताएं कि पूरी लाइन में बताएं इनटू डैश क्लासेस, तो आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंस क्लासेस पूरे ही आना चाहिए आपको ये लाइनें, ताकि एमसीक्यूज में कुछ भी पूछ सकते हैं वो बताएं। उसके बाद है ये वाला आप लोग अंडरलाइन कर लें, रिविजिटेड टोपोलॉजी जो होती है डैग में कैसी होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ये टाइम जो होता है जीटी कितना लेता है, थीटा वी प्लस ई टाइम लेता है जीटी। जो होते हैं ये डी ग्राफ जो होते हैं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी आ जाता है एमसीक्यूज में भी आता है, और उसके बाद जो है पेपर के हवाले से भी आता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री है इसमें, ये जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन आपको पता हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने ये पढ़ा था तो मैंने ज़्यादा ही अंडरलाइन कर लिया है। यहाँ पे फ्री ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि n-1 एजेस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिक साइकिल बनाता है ये जो फ्री ट्री होता है। तो ब्रेकिंग एनी एज ऑन दी साइकिल रिस्टोर दी फ्री ट्री, ये भी पता हो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कंप्यूटिंग एमएसटी जेनेरिक, ये आपको पता होना चाहिए मेंटेन सबसेट ऑफ एजिस ई ऑफ द ग्राफ, ये एजिस को मेंटेन करता है। उसके बाद है ग्रीडी एमएसटी, ये पता हो वेट के मुताबिक काट। क्रॉसकल एल्गोरिदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या वर्ड। उसके बाद एनालिसिस टाइम क्रॉसकल का होता है थीटा ई लॉग ई एंड थीटा ई लॉग वी। प्रीम एल्गोरिदम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डीजे कास्ट्रा एल्गोरिदम हमने करना है, डीजे कास्ट्रा एल्गोरिदम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ये जो है टोटल टाइम जो लेता है प्रीम एल्गोरिदम, वो लेता है एक्सट्रैक्ट वर्टिक्स के लिए प्रायोरिटी क्यू के लिए लेता है ओ लॉग वी, और पूरा जो टोटल टाइम होता है वो इसका होता है ओ लॉग वी प्लस लॉग वी। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, थोड़ा सा डिग्री दी हुई है, ये आपने नहीं लिखनी, सिर्फ इतना दिया होगा कि ओ लॉग वी प्लस लॉग वी। उसके बाद है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ में आपको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है जो है, इसके बारे में आपको पता हो बस। डीजे कास्ट्रा एल्गोरिदम आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये करना है एमसीक्यूज के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी क्वेश्चंस आते हैं इससे। जितने भी एल्गोरिदम है ना, इनसे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। बेलमैन एल्गोरिदम हो गया, उसके बाद फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम हो गया, हैमिल्टनियन साइकिल जो हैं ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। ये बेलमैन के हवाले से आप लोग ये अंडरलाइन कर लें। फ्लोइड वार्शल के हवाले से ये अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन के हवाले से भी आप इसको करिएगा, क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। कॉम्प्लेक्सिटी जो है थ्योरी, ये आपको पता होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल टाइम क्या लेता है। उसके बाद एमपी कंप्लीटनेस क्लासेस जो होती हैं वो पता होना चाहिए आपको, डिसीजन में हमें ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, एमपी क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमने करना है रिडक्शन में कुछ नहीं करना,
फाइव प्रॉब्लम जो है नेगेशन आपको पता होना चाहिए, बूलियन और पता होना चाहिए, बूलियन एंड पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। ये हमारा जो है एमसीक्यूज़ के हवाले से और पेपर के हवाले से तमाम लेक्चर्स जो हो गए हैं फ़ाइनल के, और इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आएगा। आप लोग जो है जितने भी मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं, आप लोग उस चीज़ को अंडरलाइन कर लें और क्वेश्चन तैयार कर लें। तमाम एल्गोरिदम जितने भी हैं, ब्रेथ फर्स्ट है, डायग्राफ, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, जीटी ग्राफ है, प्रीम एल्गोरिदम, डीजे कास्टा एल्गोरिदम, फ्रॉइड वार्शल है, हैमिल्टनियन